एपिसोड 73 बुल्मा कैप्सूल कॉर्पोरेशन में दिन रात मेहनत कर रही होती है। वो डॉक्टर गैरो के ब्लूप्रिंट्स का स्टडी कर रही होती है ताकि एंड्रॉइड्स को रोकने का कोई तरीका मिल सके। उधर पिकोलो और एंड्रॉइड 17 की लड़ाई और भी ज्यादा इंटेंस हो जाती है। जैसे ही एंड्रॉइड 17 सीरियस होता है, सबको समझ आ जाता है कि दोनों की पावर लगभग बराबर है। दोनों एक दूसरे पर लगातार अटैक्स करते रहते हैं, लेकिन कोई भी क्लियर एडवांटेज नहीं ले पाता। लड़ाई लंबी चलती रहती है। तब एंड्रॉइड 17 अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बताता है। उसकी एनर्जी कभी खत्म ही नहीं होती। पिकोलो धीरे धीरे थक जाएगा, लेकिन एंड्रॉइड 17 बिना रुके हमेशा लड़ सकता है। मतलब जितनी लंबी फाइट चलेगी उतना ही फायदा एंड्रॉइड 17 को होगा। इसी बीच सेल इतनी जबरदस्त एनर्जी फील करता है और सीधा उस बैटल की तरफ बढ़ने लगता है। उसे पूरा यकीन होता है कि अब वो एंड्रॉइड 17 और 18 दोनों से ज्यादा पावरफुल बन चुका है। उधर क्रेलियन और बाकी लोगों को बुल्मा का कॉल आता है। बुल्मा बताती है कि उसने डॉक्टर गैरो के डिजाइन के बेसिस पर एक शटडाउन रिमोट बना लिया है। इस रिमोट से एंड्रॉइड्स को बिना लड़े डीएक्टिवेट किया जा सकता है। वो रिमोट लेकर उनकी तरफ आ रही होती है, लेकिन बैटलफील्ड पर सिचुएशन अचानक बदल जाती है। पिकोलो और एंड्रॉइड 17 अभी भी लड़ ही रहे होते हैं कि तभी सेल वहां पहुंच जाता है। उसकी प्रेजेंस महसूस करते ही पिकोलो समझ जाता है अब सब कुछ और भी खतरनाक होने वाला है। अगला एपिसोड बुल्मा को शटडाउन रिमोट लेकर पहुंचने में देर हो रही होती है, इसलिए क्रिलिंग डिसाइड करता है कि वो खुद उसे बीच रास्ते में मिलने चला जाएगा। उधर बैटलफील्ड पिकोलो तुरंत समझ जाता है कि सेल के आ जाने से सिचुएशन बहुत डेंजरस हो गई है। वो एंड्रॉइड 17 को जोर से चिल्लाकर कहता है यहाँ से भाग जाओ, और बताता है कि सेल का असली गोल एंड्रॉइड 17 और एंड्रॉइड 18 को अब्सॉर्ब करके परफेक्ट फॉर्म हासिल करना है। लेकिन एंड्रॉइड 17 अपनी जिद नहीं छोड़ता, वो लड़ने के लिए खड़ा रहता है। अब पिकोलो के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता, वो खुद सेल से लड़ने उतर जाता है। लेकिन ये फाइट पहले वाली नहीं होती। जिस पिकोलो ने एंड्रॉइड 17 को टक्कर दी थी, उसके सामने भी सेल बहुत ज्यादा पावरफुल साबित होता है। लड़ाई ज्यादा देर तक चलती ही नहीं और सेल आसानी से पिकोलो को हरा देता है। हाइपरबोलिक टाइम चेंबर उधर गोआन और गोकू अभी भी वजीटा और फ्यूचर ट्रंक्स की ट्रेनिंग खत्म होने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी गोहान अचानक महसूस करता है कि पिकोलो की एनर्जी बहुत तेजी से कम हो रही है। वो तुरंत बाहर भागना चाहता है, लेकिन गोकू उसे रोक लेता है, क्योंकि गोकू जानता है अभी गोहान इतना स्ट्रांग नहीं हुआ कि बाहर के खतरे का सामना कर सके। अगला एपिसोड जब सेल एंड्रॉइड 17 को एब्जॉर्ब करने ही वाला होता है, तभी एंड्रॉइड 16 पहली बार सीरियसली एक्शन लेता है। वो शांत होकर कहता है कि उसकी और सेल की पावर लगभग बराबर है और तुरंत सेल पर हमला कर देता है। सबसे पहले वो सेल की टेल ही तोड़ देता है। अब सेल किसी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। शायद एंड्रॉइड 16 जीत जाएगा, लेकिन सेल के अंदर पिकोलो के सेल्स होते हैं, इसलिए वो अपनी टेल दोबारा रीजनरेट कर लेता है। एंड्रॉइड 16 फिर भी हार नहीं मानता। वो अपना सबसे पावरफुल अटैक हेल फ्लैश यूज करता है। पॉइंट ब्लैंक रेंज से अटैक लगता है और लगता है कि सेल बुरी तरह डैमेज हो गया, लेकिन सेल जमीन के अंदर छुप जाता है। एंड्रॉइड 17 सोचता है कि अब उसे खत्म कर देना चाहिए, लेकिन ये सेल का ट्रैप होता है। अचानक सेल उसके पीछे आ जाता है और किसी को रिएक्ट करने का मौका मिले उससे पहले ही एंड्रॉइड 17 को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी के साथ सेल ट्रांसफॉर्म होकर अपनी सेमी परफेक्ट फॉर्म में आ जाता है। उसकी पावर कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है और उसका अपीयरेंस भी बदल जाता है। अब वो पहले जितना डरावना तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी काफी क्रीपी होता है। अब तक टियान सिर्फ दूर से ये सब देख रहा होता है, लेकिन सिचुएशन बहुत खराब देखकर वो भी बैटलफील्ड में उतर जाता है। अपने लिमिट से भी आगे जाकर वो बार बार नियो ट्राई बीम यूज करता है। हर अटैक सेल को जमीन में दबा देता है। इसी वजह से एंड्रॉइड 18 को भागने के लिए थोड़ा सा वक्त मिल जाता है। सोचो, अब जी फाइटर उसी एंड्रॉइड को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो कुछ दिन पहले गोकू को मारना चाहता था। एपिसोड 76 टियान अपनी पूरी जान लगा देता है। वो लगातार नियो ट्राई बीम चलाता रहता है। हर अटैक के साथ उसकी ताकत खत्म हो जाती है, लेकिन उसकी वजह से एंड्रॉइड 18 और एंड्रॉइड 16 सेफली वहां से निकल जाते हैं। आखिर में टियान पूरी तरह थक कर गिर पड़ता है। अब वो हिल भी नहीं पा रहा होता है। बिल्कुल सही वक्त पर गोकू वहां पहुंचता है। वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करता है और टियान और बुरी तरह इंजर्ड पिकोलो को लेकर सीधा कामी लुकआउट पहुंच जाता है। इसी दौरान वजीटा और फ्यूचर ट्रंक्स भी हाइपरबोलिक टाइम चेंबर से बाहर आ जाते हैं। ट्रंक्स बताता है कि वजीटा ने ट्रेनिंग के शुरुआत में ही सुपर सैयान की नॉर्मल लिमिट को पार कर लिया था, लेकिन और ज्यादा पावरफुल बनने की जिद में उसने ट्रेनिंग जारी रखी। उधर क्रिलिंग की मुलाकात बुल्मा से होती है। बुल्मा उसे शटडाउन रिमोट दे देती है, साथ ही कहती है कि वो कामी लुकआउट जाकर सबके लिए बैटल सूट भी ले आए। अब वजीटा और फ्यूचर ट्रंक्स अपनी नई पावर टेस्ट करने के लिए सेल को ढूंढने निकल पड़ते हैं, और दूसरी तरफ गोआन और गोकू भी अपनी ट्रेनिंग शुरू करने के लिए हाइपरबोलिक टाइम चेंबर के अंदर जाने के लिए तैयार रहते हैं। अब सबकी उम्मीद इस बात पर टिकी होती है कि क्या ये ट्रेनिंग उन्हें सेल को हारने लायक बना पाएगी। सेल अब भी और इम्पेशेंट हो चुका होता है। एंड्रॉइड 18 को छुपने की जगह से बाहर निकालने के लिए वो पूरे के पूरे आइलैंड्स तबाह करना शुरू कर देता है। सिचुएशन पहले से भी ज्यादा डेंजरस हो जाती है। एपिसोड 77
सेल एक के बाद एक आइलैंड्स उड़ाता रहता है। उसका सिर्फ एक ही टारगेट होता है, एंड्रॉयड 18 को ढूंढना। आखिरकार वो उस आखिरी आइलैंड तक पहुंच जाता है जहां एंड्रॉयड 18 और 16 छुपे हुए होते हैं। जैसे ही सेल एक और बड़ा अटैक करने वाला होता है तभी वेजिटा आ जाता है और उसके थोड़ी देर बाद फ्यूचर ट्रंक्स भी वहां पहुंचता है। सेल सोचता है कि अब उसे दोनों से एक साथ लड़ना पड़ेगा, लेकिन वेजिटा तुरंत कह देता है ट्रंक्स सिर्फ देखने आया है, लड़ाई मैं अकेले करूंगा। वेजिटा का कॉन्फिडेंस देखने लायक होता है। अब अपनी नई ताकत दिखाने के लिए वेजिटा पावर अप करता है और एक नया फॉर्म दिखाता है, सुपर सैयान सेकंड ग्रेड। इसी वक्त गोकू और गोहान भी हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर के अंदर एंटर करते हैं। अब उनकी ट्रेनिंग ऑफिशियली शुरू हो जाती है। एपिसोड 78। एपिसोड की शुरुआत हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर के अंदर होती है। गोकू लगातार गोहान को ट्रेन कर रहा होता है, लेकिन गोहान अभी भी सुपर सैयान बनने में स्ट्रगल कर रहा होता है। उधर बाहर वेजिटा और सेल की लड़ाई चल रही होती है। वेजिटा अपनी नई सुपर सैयान पावर की वजह से सेल को बुरी तरह डोमिनेट करता है। वो सेल के साथ खेलने लगता है। सेल समझ जाता है अपनी करंट फॉर्म में वो वेजिटा को नहीं हरा सकता, इसलिए वो एक चाल चलता है। वो वेजिटा से कहता है अगर वो एंड्रॉयड 18 को एब्जॉर्ब कर ले तो परफेक्ट फॉर्म हासिल कर लेगा और उसके बाद वेजिटा से भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। नॉर्मल इंसान अगर होता तो सेल को वहीं खत्म कर देता, लेकिन वेजिटा तो वेजिटा है। उसका सैयन प्राइड उस पर हावी हो जाता है। वो सोचता है अगर सेल और स्ट्रांग बन गया तो उसे हराने में और मजा आएगा। उधर क्रिलिंग के सामने भी एक बहुत बड़ी मुश्किल डिसीजन होता है। उसके हाथ में बुल्मा का बनाया हुआ शटडाउन रिमोट होता है। अगर वो चाहे तो एंड्रॉयड 18 को तुरंत डीएक्टिवेट कर सकता है और सेल को परफेक्ट फॉर्म तक पहुंचने से रोक सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। उसे याद आता है एंड्रॉयड 18 पहले एक इंसान थी और उसने क्रिलिंग को किस भी किया था। इसी वजह से क्रिलिंग एंड्रॉयड 18 को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। उसके हाथ से शटडाउन रिमोट नीचे गिर जाता है और एंड्रॉयड 18 उसे देख लेती है। एपिसोड 79। सेल वेजिटा को पूरी तरह मैनिपुलेट कर लेता है और वेजिटा उसे एंड्रॉयड 18 को ढूंढने की परमिशन दे देता है, लेकिन फ्यूचर ट्रंक्स ये होने नहीं देना चाहता था, तो वो सेल को रोकने के लिए पूरी ताकत से अटैक करता है। कुछ देर के लिए वो सेल पर भारी भी पड़ता है, लेकिन सिचुएशन और उलझ जाती है। इसी बीच सेल की नज़र एंड्रॉयड 18 पर पड़ जाती है। वह एंड्रॉयड 16 और क्रिलिंग के साथ होती है और तीनों का ध्यान दूसरी तरफ होता है। सेल समझ जाता है उसका गोल बस कुछ ही कदम दूर है और उधर वेजिटा ट्रंक्स को रोक देता है। अब ट्रंक्स के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा होता है, अपने ही फादर से लड़ना। जब फादर और सन एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं तब सेल आराम से एंड्रॉयड 18 की तरफ बढ़ता रहता है। एंड्रॉयड 16 और क्रिलिंग उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन सेल सबको आसानी से पीछे छोड़ देता है। फिर अचानक वो सोलार फ्लेयर यूज करता है। तेज रोशनी की वजह से सब कुछ देर के लिए अंधे हो जाते हैं और इसी एक मौके का फायदा उठाकर सेल एंड्रॉयड 18 को भी एब्जॉर्ब कर लेता है और आखिरकार अपनी बहुत इंतजार की हुई परफेक्ट फॉर्म हासिल कर लेता है। उसका नया रूप पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल और इम्प्रेसिव लगता है। अगला एपिसोड। उधर हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर के अंदर गोहान अपनी स्लो प्रोग्रेस से फ्रस्ट्रेट हो चुका था। वो गोकू से कहता है कि अगर सच में सुपर सैयन बनना है तो गोकू को उसके साथ सीरियस फाइट करनी होगी। गोकू मान जाता है। वो अपनी पूरी पावर रिलीज करता है और एक बहुत बड़ा कामेहामेहा चला देता है। गोहान उस अटैक को रोकने की पूरी कोशिश करता है। इसी दौरान उसे अपनी पुरानी सारी यादें याद आती है। हर वो पल जब वो अपने दोस्तों को बचा नहीं पाया, जब वो खुद को कमजोर महसूस करता था। उसका गुस्सा, उसकी फ्रस्ट्रेशन और अपने आप से नाराजगी सब एक साथ बाहर निकलती है और वो पहली बार सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हाँ, सिर्फ कुछ पलों के लिए, लेकिन ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होता है। गोकू अपने बेटे पर बहुत प्राउड होता है और एटमॉस्फेयर हल्का करने के लिए मजाक में कहता है, अब लगता है तुम्हें हेयरकट की जरूरत है। उधर परफेक्ट सेल अपनी नई पावर का मजा ले रहा होता है। उसे लगता है कि अब उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। इसी वक्त एंड्रॉयड 18 के साथ जो हुआ उससे गुस्से में आया क्रिलिंग सीधा सेल पर हमला कर देता है। क्रिलिंग गुस्से में सीधा सेल पर टूट पड़ता है। वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है, यहाँ तक कि अपना सिग्नेचर अटैक डिस्ट्रक्टिव डिग्स भी यूज करता है, लेकिन इसका सेल पर कोई असर नहीं होता। वो जरा सा भी नहीं हिलता, जैसे अटैक हुआ ही ना हो। अगले ही पल सेल एक जबरदस्त किक मारता है और क्रिलिंग को इतनी बुरी तरह उड़ा देता है कि वो मौत के करीब पहुंच जाता है। अब भी वेजिटा को यकीन नहीं होता कि कोई उससे इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है, इसलिए वो खुद सेल को चैलेंज करता है। फाइट शुरू होते ही साफ हो जाता है कि वेजिटा परफेक्ट सेल का मुकाबला कर ही नहीं सकता। उधर फ्यूचर ट्रंक्स तुरंत क्रिलिंग के पास पहुंचता है और उसे एक संजू बीन खिला देता है। होश में आते ही क्रिलिंग घबराकर कहता है, सेल की असली पावर अभी तक सामने ही नहीं आई है। वो ट्रंक से कहता है कि अब और कुछ छुपाने का वक्त नहीं है, अपनी पूरी ताकत दिखाओ। ट्रंक्स मानता है कि वो असल में अपने फादर वेजिटा से भी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो अपने फादर को नीचा दिखाना नहीं चाहता। इसी वजह से अब तक उसने अपनी फुल पावर यूज ही नहीं की। आखिरकार वो डिसाइड करता है कि जब तक वेजिटा लड़ सकता है तब तक वो इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन उधर सेल लगातार वेजिटा की पिटाई
पिटाई करता रहता है। परफेक्ट फॉर्म की पावर के सामने वेजिटा पूरी तरह बेबस नजर आता है। अगला एपिसोड, अपनी आखिरी कोशिश में वेजिटा अपना अल्टीमेट अटैक यूज करता है, फाइनल फ्लैश। अर्थ को नुकसान ना हो इसलिए वो अटैक का डायरेक्शन बहुत केयरफुली सेट करता है, फिर वो अपनी पूरी ताकत से फाइनल फ्लैश छोड़ देता है। अटैक इतना पावरफुल होता है कि सेल का राइट आर्म ही उड़ जाता है। एक पल के लिए लगता है शायद वेजिटा जीत गया, लेकिन खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। पिकोलो के सेल्स की वजह से सेल अपना हाथ तुरंत रीजनरेट कर लेता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके बाद वो एक ही अटैक में वेजिटा को बेहोश कर देता है। अब साफ हो जाता है दोनों की पावर में कितना बड़ा डिफरेंस है। अपने फादर को गिरता देखकर फ्यूचर ट्रंक्स आखिरकार बैटल में उतरता है। वो धीरे धीरे अपनी असली हिडन पावर रिलीज करना शुरू करता है। शुरू में वो जानबूझकर सेल को थोड़ा एडवांटेज देता है ताकि क्रिलिंग बेहोश वेजिटा को सेफली वहां से ले जा सके। जैसे ही वेजिटा बैटलफील्ड से दूर चला जाता है, ट्रंक्स एक्टिंग करना बंद कर देता है। अब उसके पास कुछ छुपाने की वजह ही नहीं बची होती है। अब असली बैटल शुरू होने वाली होती है। एपिसोड 82, फ्यूचर ट्रंक्स और सेल की लड़ाई शुरू होती है। शुरू में दोनों लगभग बराबर लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है। ट्रंक्स के अटैक सेल को लग ही नहीं रहते। पावर होने के बावजूद सेल की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो हर अटैक से बच जाता है। ट्रंक्स हार नहीं मानता, वो और भी ज्यादा पावर रिलीज करता है। उसके मसल्स और भी बड़े हो जाते हैं, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। पावर तो बढ़ जाती है लेकिन उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है। अब सेल के लिए उसके अटैक्स डॉज करना और भी आसान हो जाता है। उधर हाइपरबॉलिक टाइम चेम्बर के अंदर गोकू भी ट्रेनिंग के दौरान इसी बात को समझ लेता है। वो भी कुछ देर के लिए इसी बल्कि फॉर्म में आ जाता है, लेकिन तुरंत उसे छोड़ देता है क्योंकि वो समझ जाता है कि सिर्फ पावर का कोई फायदा नहीं अगर तुम अपने अटैक हिट ही ना कर पाओ। इसलिए गोकू अपने नॉर्मल सुपर सैयन फॉर्म को ही और ज्यादा स्टेबल बनाने पर फोकस करता है ताकि उसमें पावर, स्पीड और कंट्रोल तीनों का परफेक्ट बैलेंस हो। उधर बैटलफील्ड में इसी वीकनेस की वजह से ट्रंक्स सेल को हरा नहीं पाता। सेल ये सब देखकर मुस्कुराता है और उसे पता होता है कि गोकू उसके खिलाफ ट्रेनिंग कर रहा है, इसलिए वो लड़ाई वहीं खत्म नहीं करता। उसके बदले वो एक अनाउंसमेंट करता है। 10 दिन बाद एक मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट होगा जिसका नाम होगा सेल गेम्स। जो भी चाहे आकर उसे चैलेंज कर सकता है और इसी टूर्नामेंट में सबका फाइनल फैसला होगा। एपिसोड 83, क्रिलिंग और वेजिटा जब फ्यूचर ट्रंक्स से मिलते हैं तो ट्रंक्स उन्हें सेल के नए प्लान के बारे में बताता है, सेल गेम्स। इसी बीच एंड्रॉइड 16 जो पहले की लड़ाई में बहुत डैमेज हो चुका होता है, रिक्वेस्ट करता है कि उसे कैप्सूल कॉर्पोरेशन ले जाया जाए ताकि उसकी रिपेयर की जा सके। उधर सेल अपना प्लान शुरू कर देता है। वो सीधा एक न्यूज स्टेशन पहुंचता है, लाइव टीवी ब्रॉडकास्ट के बीच में ही घुस जाता है। पूरे दुनिया के सामने वो सेल गेम्स का ऑफिशियल अनाउंसमेंट करता है और रूल्स बताता है। जो भी रिंग से बाहर गिरा या फाइट छोड़ दी वो हार जाएगा। लेकिन सबसे डरावनी बात, वो आखिर में कहता है, अगर 10 दिन बाद कोई मुझे हरा नहीं पाया तो मैं पूरी इंसानियत को खत्म कर दूंगा और अर्थ को भी तबाह कर दूंगा। अब पूरी दुनिया का फ्यूचर सिर्फ एक ही लड़ाई पर डिपेंड करता है, सेल गेम्स। एपिसोड 84, आखिरकार गोकू और गोहान हाइपरबॉलिक टाइम चेम्बर से बाहर आ जाते हैं। सब लोग उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि दोनों बिना किसी टेंशन के आराम से सुपर सैयन फॉर्म में खड़े होते हैं। ना उनके चेहरे पर गुस्सा होता है, ना बॉडी पर कोई प्रेशर, जैसे सुपर सैयन बनना उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल बात हो। बाहर आते ही गोकू हंसते हुए मिस्टर पोपो से कहता है, सबसे पहले एक बहुत बड़ा खाना तैयार करो। उसके बाद फ्यूचर ट्रंक्स गोकू को सेल के बारे में अब तक की हुई सारी बातें बताता है। सब कुछ सुनने के बाद गोकू डिसाइड करता है कि वो खुद सेल को देखकर आएगा। वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करता है और सीधा सेल गेम्स अरीना पहुंच जाता है। वहां कुछ देर के लिए सेल फेस टू फेस मुलाकात होती है, फिर वो वापस कामी लुकआउट आ जाता है और बिल्कुल कैजुअली कहता है कि अभी के लिए सेल उससे ज्यादा पावरफुल लग रहा है। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। उसके बाद गोकू एक और शॉकिंग डिसीजन लेता है। वो और गोहान दोबारा हाइपरबॉलिक टाइम चेम्बर में ट्रेनिंग करने नहीं जाएंगे। उनका कहना होता है कि अब ओवर ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं, बचे हुए 9 दिन वो रियल वर्ल्ड में ही ट्रेनिंग और रेस्ट करेंगे। इसके बाद गोकू और गोहान कामे हाउस चले जाते हैं। वहां अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताते हैं और आने वाली फाइनल बैटल के लिए मेंटली तैयार होते हैं। एपिसोड 85, पिकोलो भी अपनी ट्रेनिंग खत्म करके हाइपरबॉलिक टाइम चेम्बर से बाहर आ जाता है और उसके तुरंत बाद वेजिटा दूसरी बार ट्रेनिंग के लिए अंदर चला जाता है। उधर गोकू और गोहान बिल्कुल अलग तरीके से प्रिपेयर करते हैं। वो घर पर आराम करते हैं, रिलैक्स रहते हैं और अपना दिमाग शांत रखते हैं। इसी बीच अर्थ की मिलिट्री सेल को रोकने की एक आखिरी कोशिश करती है, लेकिन सेल बिना जरा सा भी एफर्ट किए सबको खत्म कर देता है। ये देखकर गोकू सोचने लगता है, अगर सेल और लोगों को मारता रहा तो उन्हें बाद में कैसे जिंदा किया जाएगा। वो पिकोलो से पूछता है, क्या कामी और पिकोलो दोबारा अलग हो सकते हैं
ताकि पुराने ड्रैगन बॉल्स वापस आ जाएं, लेकिन पिकोलो मना कर देता है। फ्यूजन के बाद अब अलग होना पॉसिबल नहीं है। गोकू फिर एक नया आइडिया देता है, अगर नया गार्डियन मिल जाए तो डिसाइड करता है कि किसी नए नामीकन को अर्थ का गार्डियन बनाया जाए और उसे नए ड्रैगन बॉल्स बनवाए जाए। इसी प्लान के साथ वो किंग काई के पास जाने की तैयारी करता है। अगला एपिसोड, किंग काई की मदद से गोकू नामेकियंस का नया प्लेनेट ढूंढ लेता है। वो वहां जाकर अर्थ की पूरी सिचुएशन समझाता है। ग्रैंड एल्डर सब कुछ सुनने के बाद मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और डेंडे को अर्थ का नया गार्डियन बना देते हैं। गोकू डेंडे को अर्थ लेकर आता है। वहां पहुंचकर डेंडे नए ड्रैगन बॉल्स बना देता है और इस बार वो पहले से भी बेटर होते हैं। वो एक ही जगह 2 विशेष पूरी कर सकते हैं। सेल गेम शुरू होने में 10 दिन बचे होते हैं। सब लोग अपनी अपनी तैयारी करते हैं। गोकू नए ड्रैगन बॉल्स इकट्ठा करता है। वेजिटा और बाकी सब अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं। इसी दौरान एक बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट मार्शल आर्ट चैंपियन मिस्टर सैटर्न पूरे दुनिया में फेमस हो जाता है। वो टीवी पर खड़े होकर दावा करता है कि सेल को अकेले ही हरा देगा। सेल्स गेम का दिन, सेल्स गेम शुरू होने के दिन नए ड्रैगन बॉल्स की एक लिमिटेशन पता चलती है। अगर एक साथ बहुत सारे लोगों को रिवाइव किया जाए, जो लोग पहले ही एक बार रिवाइव हो चुके हैं उन्हें दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता। मतलब गोकू और क्रिलिंग जैसे लोग बाकी सबके साथ रिवाइव नहीं हो पाएंगे। इस बात के बावजूद गोकू बिल्कुल शांत रहता है। उसे पूरा भरोसा होता है कि सब ठीक होगा और फिर सब लोग मिलकर सेल गेम्स के लिए निकल पड़ते हैं। फाइनल बैटल का वक्त आ चुका था। अगला एपिसोड, सेल गेम्स ऑफिशियली शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले मिस्टर सैटर्न खुद लड़ना चाहता है। थोड़ी ही देर बाद गोकू, वेजिटा, एंड्रॉइड 16 और बाकी सब अरीना में पहुंच जाते हैं। मिस्टर सैटर्न ड्रामा करते हुए कुछ टाइल्स तोड़ता है और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ सेल की तरफ दौड़ता है, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस सिर्फ कुछ ही सेकंड्स टिकता है। सेल सिर्फ एक हल्का सा पंच मारता है और मिस्टर सैटर्न सीधा रिंग के बाहर जाके गिरता है। सेल उसे मारता नहीं, बस बेइज्जती करके छोड़ देता है। अब सारे डिस्ट्रैक्शन खत्म हो चुके होते हैं। सेल कहता है अब असली फाइटर सामने है। तब गोकू शांति से रिंग के अंदर कदम रखता है और फाइनली सबसे इंतजार वाली लड़ाई शुरू हो जाती है। एपिसोड 88, सुपर सैयन गोकू रिंग के अंदर सेल के सामने खड़ा होता है और दोनों के बीच बहुत ही जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। शुरू के अटैक से साफ हो जाता है कि दोनों एक दूसरे को पूरी टक्कर देने वाले हैं। गोकू और सेल की फाइट धीरे धीरे और भी इंटेंस हो जाती है। दोनों अपनी जबरदस्त स्पीड और पावर दिखाते हुए एक दूसरे पर लगातार अटैक्स करते रहते हैं। उनकी मूवमेंट इतनी तेज होती है कि कई बार देखना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन गुहान और वेजिटा दोनों जल्दी एक बात नोटिस कर लेते हैं, ना गोकू अपनी फुल पावर यूज कर रहा है और ना ही सेल। कुछ ही देर बाद दोनों अपनी एनर्जी और भी ज्यादा रिलीज करते हैं। अब वो अपनी फुल पावर के करीब पहुंच जाते हैं और लड़ाई एकदम नए लेवल पर पहुंच ही जाती है। एडवांटेज लेने के लिए सेल अपने अंदर मौजूद दूसरे फाइटर्स के सेल्स का फायदा उठाना शुरू करता है। सबसे पहले वो पिकोलो का स्पेशल बीम कैनन यूज करता है। उसके बाद फ्रीजा का डेथ सॉसर अटैक भी चला देता है, वही ब्लेड जैसा अटैक जिसने कभी फ्रीजा को ही 2 टुकड़े में काट दिया था। लेकिन गोकू इन सब अटैक्स को एक एक करके आसानी से काउंटर करता है। ये देखकर सेल और भी सीरियस हो जाता है। अब वो अपनी पूरी ताकत से एक फुल पावर अटैक कामेहामेहा चार्ज करता है। उस अटैक की पावर इतनी होती है कि पूरी अर्थ को तबाह कर सकती है। सिचुएशन को समझते ही गोकू तुरंत इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करता है। वो सेल के कामेहामेहा के साथ खुद भी एक पल में आसमान के बहुत ऊपर टेलीपोर्ट हो जाता है। इसी वजह से वो खतरनाक ब्लास्ट अर्थ से बहुत दूर निकल जाता है और प्लैनेट बच जाता है। कुछ ही पल बाद गोकू दोबारा इंस्टेंट ट्रांसमिशन से रिंग में वापस आ जाता है और बिना वक्त गवाए सेल के साथ अपनी लड़ाई फिर से शुरू कर देता है। ये सच में गोकू की बहुत स्मार्ट मूव थी। तो गाइज, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? आई होप आप सब लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। एंड जो भी आपका दोस्त ड्रैगन बॉल सीरीज या ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज फॉलो कर रहा है तो उसे मेरी वीडियो ज़रूर से सजेस्ट करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक ज़रूर से कर देना। बाय बाय।